विजय, मुझ पर एक आखिरी मेहरबानी करना। वो रस्सी लाओ और फंदा बनाकर डाल दो गले में और टांग दो मुझे पंखे से। अगर मुझे इस हालत में अस्पताल नहीं ले जा सकते तो यही खत्म कर दो। तेज बुखार से कांपती हुई गीता अपने पति पर चिल्ला रही थी। उसके नाक से गर्म हवाएं निकल रही थी, सर फटे जा रहा था। लेकिन उसके पति विजय ने चेहरे पर लाचारी और खौफ लिए सिर्फ इतना कहा, गीता तुम्हें बचाने के लिए ही कर रहा हूं ये। अभी बाहर निकलेंगे तो कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। ये चंदेरी है गीता और आज है पूनम की रात। बाहर वो निकली होगी, चंदेरी की चांदनी। पूरे शहर और विजय के दिल में बसे खौफ का अंदाजा था गीता को, लेकिन बुखार और दर्द से बेबस वो दीवार का सहारा लेते हुए बिस्तर से उठी और लड़खड़ाते हुए घर से निकल गई। बस उसके पीछे विजय डर के मारे चिल्लाने लगा। रेशम के लिए मशहूर मध्य प्रदेश का छोटा सा शहर चंदेरी चांदनी की चादर ओढ़े सो रहा था। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी, पर शहर के बाहर का जंगल जाग उठा था। उस तरफ देखते ही बुखार से गर्म गीता का शरीर अचानक ठंडा पड़ गया। दूर जंगल से नाखूनधारी 4 पैर बाहर निकले। 2 नीली आंखें अंधेरे में चमकने लगी। उस जानवर के पीछे एक और जानवर निकला और उसके पीछे 10 और। शिकारी भेड़ियों के झुंड चंदेरी में घुस रहा था और उनके बीच में थी उनकी लीडर, जो 4 नहीं 2 पैरों में चली आ रही थी। उसकी लाल साड़ी और लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। ये देखते ही बीमार डरी हुई गीता जमीन पर गिर पड़ी और वो आवाज सुन के वो लाल साड़ी वाली औरत गीता की तरफ मुड़ी। गीता की आंखें बंद होने लगी। उसके नाक में आई भेड़ियों की गंध और एकदम करीब से आया उनके गुर्राहट का आवाज। गीता, गीता, उठो, तुम ठीक तो हो? विजय अपनी बाहों में गीता को उठाए पागलों जैसा पुकार रहा था। आसपास किसी और का नमो निशान नहीं था। विजय कहता गया, मुझे माफ कर दो, कायर हूं मैं कि तुम्हारा साथ छोड़ दिया। अपनी आंख खोलकर गीता ने सिर्फ इतना कहा, लोग सही कहते हैं विजय, चंदेरी की चांदनी सच में है। मैंने खुद देखा उस भेड़ियों की रानी को। विजय गीता को अपनी बाहों में लिए हॉस्पिटल की ओर भागने लगा। भागते हुए वो जमीन पर पड़े खून के निशान ना देख सका। देखता तो शायद 50 मीटर दूर पड़ी चीर फाड़ के रखी आदमी की लाश को भी देख लेता। ये तीसरा हफ्ता है जब चंदेरी में मिली है किसी की लाश। एक बार फिर डूबा शहर डर के अंधेरे में, और एक बार फिर पुलिस चुप्पी साधे बैठी है। तो क्या जनता मान ले कि हर हफ्ते का ये खूनी सिलसिला पुलिस की पकड़ से बाहर है? चंदेरी पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद लोकल रिपोर्टर की तीखी आवाज अंदर तक गूंज रही थी, और उसे सुनकर इंस्पेक्टर पुलकित खंडेलवाल सर पकड़े बैठा था। तभी 45 साल के सब इंस्पेक्टर गिरधारी ने आकर पूछा, सर आ गए? चाय मंगवाऊं या रम? पुलकित ने गुस्सैल नजरों से गिरधारी को देखते हुए कहा, केस रिपोर्ट मंगवा दोगे तो मेहरबानी होगी। गिरधारी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, रिपोर्ट तो हर बार के जैसा ही है सर। सिल्क का छोटा मोटा व्यापारी था, मजबूरी में देर रात घर से निकला था, जान से हाथ धो बैठा इन लो वॉइस। वैसे इस बार एक औरत ने अपनी आंखों से देखा है चंदेरी की चांदनी को। इंस्पेक्टर पुलकित ने गुस्से में कहा, सुना मैंने। बुखार से कांप रही थी बेचारी। अरे भला कोई औरत हर हफ्ते मर्डर क्यों करेगी? हर मर्डर का एक मोटिव होता है गिरधारी। धीमी सी आवाज में गिरधारी ने कहा, मोटिव तो है सर, 100 साल पुराना मोटिव। सस्पेंस म्यूजिक बिल्ड्स। आपने चंदेरी की चांदनी की कहानी तो सुनी ही होगी। पुलकित ने तिल मिलाते हुए कहा, बस गिरधारी जी, उस मनहूस कहानी का जिक्र भी मत करना। चौराहे की सीसीटीवी फुटेज किधर है? गिरधारी ने हकलाते हुए कहा, सर कल रात बिजली चली गई थी तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए इंस्पेक्टर पुलकित चिल्लाया,
कहां फंस गया हूं मैं, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नहीं होती। जंगल की चौकी से कांस्टेबल भाग जाता है। रंजना ठीक कहती थी कि छोड़ो ये नौकरी और चलो कनाडा। गिरधारी जी, अब एक ही रास्ता है। जब भी हम उस मर्डर को पकड़ने के लिए निकलते हैं वो पहले ही अलर्ट हो जाता है। तो इस बार बस हम दोनों निकलेंगे साइकिल पे, बिना किसी आवाज के चंदेरी का चक्कर लगाएंगे हर रात। वो रात को शिकार करता है तो हम भी उसका शिकार रात को ही करेंगे। ये कहकर इंस्पेक्टर ने अपना रिवॉल्वर निकाल लेता है और गिरधारी के माथे पर पसीना छूटने लगा। जो पूनम की रात लाशों के ढेर जमा कर रही थी, इंस्पेक्टर पुलकित उसी रात को गले लगाने जा रहा था। क्या होगा आज रात को? ठीक उसी वक्त चंदेरी के कई लोग 30 किलोमीटर दूर मदरौली के बाजार में जमा हुए थे। वहां हंगामा मच चुका था। भैया लाल सिल्क की साड़ी देना, पहले मुझे दीजिए, मेरे आंगन की साड़ी हवा में उड़ गई है, जल्दी। चांद निकलने से पहले चंदेरी पहुंचना होगा। उस भीड़ में खड़े 60 साल के एक बूढ़े आदमी हाथ जोड़े मिन्नतें कर रहे थे। बेटा मुझे भी 10 लाल सिल्क की साड़ियां दे दो, हफ्ते भर में बिटिया की शादी है, लड़के वालों ने डिमांड की है। एक दुकानदार उनसे कहता है, चाचा यहां तो सिल्क की साड़ियां मिलने से रही, चंदेरी वाले सारी साड़ियां खरीद कर ले जा रहे हैं। हैरानी से बूढ़ा आदमी ने पूछा, पर चंदेरी में तो साड़ी का व्यापार है ना, तो वो क्यों खरीद रहे हैं? दुकानदार ने कहा, अपनी जान बचाने के लिए चाचा, चंदेरी में आजकल हर घर के चारों तरफ सिल्क की साड़ियां टंगी हुई हैं। आपको चंदेरी की चांदनी की राज नहीं पता। लेकिन न वो दुकानदार राज बता पाया, न वो बूढ़ा आदमी सुन पाया, क्योंकि साड़ियों का एक ट्रक तभी मार्केट में पहुंचा और चंदेरी के लोग उस ट्रक पर यूं टूट पड़े जैसे गुड़ पर मधुमक्खियां। धक्का मुक्की में बूढ़ा आदमी पीछे जा गिरे। उनका सर पथरीली जमीन से टकराने वाला था कि एक नौजवान के हाथों ने उन्हें सहारा देते हुए थाम लिया। और फिर जिस रात का सबको डर था वो आ गई। पूरे शहर में इमारतें कम और अंगनों में टंगी हुई लाल साड़ियां ज्यादा नजर आ रही थी। पर यह रात कुछ तो अलग थी, क्योंकि दो लोग सुनसान सड़क पर साइकिल पे पूरे शहर का चक्कर लगा रहे थे। खामोश शहर को निहारते हुए इंस्पेक्टर पुलकित को किसी की याद आ रही थी। वो गुनगुना रहा था। तभी अचानक गिरधारी ने जंगल की तरफ इशारा किया। इंस्पेक्टर पुलकित ने साइकिल का ब्रेक मार के देखा तो घने जंगल में एक पुराना खंडहर किला था और उसकी टूटी हुई खिड़की से आग की रोशनी दिख रही थी। गिरधारी ने फुआ फुसा के कहा, सर, कितनी बार हमने उस पुराने किले और आसपास के इलाके को छान मारा, किसी के होने का सुराग न मिला। तो इतनी रात वहां कौन हो सकता है? इंस्पेक्टर ने बिना कुछ कहे अपनी रिवॉल्वर निकली और साइकिल को जंगल की ओर दौड़ा दी। लेकिन तभी शहर के बीच में से बहुत सारे लोगों से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। चांदनी, चांदनी, वो चुड़ैल यहां है बदल महल के यहां। दो पुलिस वाले फटी आंखों से एक दूसरे को देखते हैं और शहर की तरफ साइकिल दौड़ाने लगे। बादल महल के पास कुछ लोग अपने अपने दरवाजों पर खड़े चिल्ला रहे थे। पुलिस को देख वो सब दूसरे रास्ते की तरफ इशारा करने लगे, जहां चांदनी में 4-4 साड़ियां बदन पर लपेटे एक नहीं दो साए भाग रहे थे। इंस्पेक्टर पुलकित ने तुरंत रिवॉल्वर उठाकर कहा, ओए, भूत हो या इंसान, अगर इसी वक्त नहीं रुके तो इस रिवॉल्वर की गोली तुम्हारे सीने के आर पार होगी। और भागते हुए कदम रुक गए। दोनों ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और वो पीछे मुड़े। ये नजारा देख पुलिस और जनता हक्के बक्के रह गए, क्योंकि सिल्क की साड़ी लपेटे 2 आदमी थे। मदरौली मार्केट का वो बूढ़ा आदमी और वो नौजवान जिसने उसे बचाया था। पुलिस की तरफ आते हुए नौजवान ने कहा, गोली मत चलाइएगा, मैं बस इन चाचा की मदद के लिए यहां चंदेरी आया हूं। चंदेरी वाले मार्केट से सारी सिल्क की साड़ियां खरीद आए हैं, जिस वजह से इनकी बेटी की शादी अटकी पड़ी है। तभी एक आदमी चिल्ला उठता है, शौक नहीं है हमें, लेकिन उस चुड़ैल को चाहिए साड़ियां।
कुछ 100-150 साल पहले वो यहीं चंदेरी में रहती थी। अपनी शादी के लिए उसको बस एक सिल्क साड़ी की जरूरत थी, पर शहर में किसी ने उस गरीब लड़की को साड़ी नहीं दी। शादी टूट गई तो वो रोती हुई जंगल की तरफ भाग गई थी। उस अंधेरे जंगल में 100 साल पहले भेड़ियों ने उसे चीर फाड़ दिया था। उस दिन से आज तक वो जंगल में भटक रही है भेड़ियों के साथ, और आजकल आ रही है शहर में हमसे बदला लेने के लिए। बस जिस घर के बाहर लाल साड़ी देखती है वहां बिना कोई नुकसान पहुंचाए चली जाती है। नौजवान ने मुंह बनाते हुए कहा, सुना इंस्पेक्टर साहब, क्या बेमतलब की बातें हैं, इसलिए चाचा की मदद करने के लिए हमने इनके घर से साड़ियां ली और उनका पूरा दाम पत्थर के नीचे रख आए हैं। वैसे मेरा नाम विष्णु है, साड़ियों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है मेरा, इस चक्कर में यहां आना पड़ा। सभी आपस में बहस करने पर लगे थे, पर वहीं इंस्पेक्टर पुलकित के दिमाग की सुई अभी भी किले में जलती आग पर अटकी हुई थी। वहां कौन था? क्या वो अभी भी उधर ही है? साइकिल पर बैठ बिना गिरधारी का इंतजार करे वो तुरंत जंगल की तरफ चल पड़ता है। ठीक आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर पुलकित की साइकिल जंगल के उबड़ खाबड़ रास्ते और झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए उस काले बड़े किले के बाहर पहुंचती है। एक हाथ में गन और एक हाथ में टार्च पकड़े इंस्पेक्टर पुलकित खंडेलवाल किले के अंदर जाता है। इतना दिलेर होने के बावजूद भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन किले के अंदर तो आग का नामो निशान भी नहीं था। पुलकित ने मोबाइल के टॉर्च से पुराने किले के बड़े से हॉल को छान मारा, पर आग तो क्या, लकड़ी या अंगार का एक टुकड़ा भी नहीं था। टूटी हुई खिड़की की तरफ देखते हुए इंस्पेक्टर पुलकित ने ताज्जुब होकर सोचा, इसी खिड़की से तो देखी थी आग, तो फिर? तभी किले के पीछे से एक धीमी सी आवाज इंस्पेक्टर के कान में गूंजी। मोबाइल की टॉर्च बंद करके इंस्पेक्टर पुलकित तुरंत उस तरफ भागा। किले के पीछे जंगल और भी घना होता गया। जंगल के बड़े बड़े पेड़ों के बीच इंस्पेक्टर पुलकित उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है, और तभी चारों तरफ से एक अजीब सी बदबू आई उसे। पुलकित वहीं रुक गया। उसे यह नहीं पता था कि कल रात को गीता को भी इसी तरह की बदबू आई थी। तभी किले से गिरधारी की आवाज आई, सर किधर हो आप? जंगल में एक सरसराहट सी होती है, गंध अचानक से गायब हो जाती है। इंस्पेक्टर पुलकित ने गहरी सांस भरते हुए गिरधारी को आवाज दी। गिरधारी भागते हुए वहां पहुंचा और कहा, सर आप अकेले ही यहां चले आए तो मैं थाने से गाड़ी लेकर आया, चलो चलते हैं। पुलकित गिरधारी के साथ जाते हुए पीछे मुद्द के उस जंगल को देख रहा था, जिसका रहस्य उस काले अंधेरे के पीछे छुपा रह गया। लेकिन इंस्पेक्टर को यह नहीं पता था कि एक रहस्य शहर के अंदर भी पल रहा है, और इस वक्त बाइक पर बैठे एक छोटे से होटल की तरफ बढ़ रहा है। होटल में पहुंचते ही वो रिसेप्शन में पूछता है, कोई मुझे ढूंढते हुए आया था क्या? मैनेजर तुरंत जवाब देता है, विष्णु साहब, हर रात आकर आप यही सवाल क्यों पूछते हो? 1 हफ्ते से आप यहां चंदेरी में रुके हो, कोई भी नहीं आया आज तक आपके बारे में पूछने के लिए। वैसे आप रात रात तक घूमते कहां हैं? कपड़ों का बिजनेसमैन विष्णु बिना जवाब दिए अपने कमरे की चाबी लेता है और सिर्फ इतना कहता है, सवाल की आदत डाल लो, अभी काफी दिन रुकना है मुझे चंदेरी में। अपने होटल रूम में पहुंचते ही विष्णु सो गया। बाहर लोग भागते दौड़ते रात की जरूरत का सामान इकट्ठा करने पर लगे थे, और विष्णु सोता रहा। और जब सूरज जंगल के पश्चिम की तरफ ढलने लगा, तब अचानक से उसकी आंखें खुल गई। बिस्तर से उठकर वो दबे पैर खिड़की पर पहुंचा और खिड़की का पर्दा हटाकर छुप छुप कर बाहर देखने लगा। बाहर किसी को न देख वो लॉज से बाहर निकला। विष्णु लॉज के पीछे जाकर अपनी बाइक पर बैठ गया और ढलते सूरज की रोशनी में बाइक स्टार्ट करके वो उस जंगल की तरफ चला गया, जिस जंगल से
लोग दूर दूर तक नहीं गुजरते। जंगल के बगल से धीरे से बाइक चलाते हुए विष्णु की नजरें जंगल को आर पार तक चीर रही थीं, जैसे कि वो कुछ ढूंढ रहा हो। और तभी पीछे से एक आवाज आई। आपके बेडरूम में घुस के कोई जोर जोर से आवाजें करे तो कैसा लगेगा? अभी जानवरों को कुछ ऐसा ही लग रहा है। विष्णु ने यह आवाज सुनकर तुरंत बाइक रोकी और पीछे मुड़ा तो सुन्न होकर रह गया। उसने देखा कि वहां कोई चंदेरी की चांदनी तो नहीं, पर एक ऐसी लड़की खड़ी है जिसके जैसी खूबसूरत लड़की उसने आज तक नहीं देखी। उसके छोटे छोटे बाल उसके कंधे तक पहुंच रहे थे। उसके चेहरे पर मंद सी मुस्कान थी। रात के अंधेरे में उसके चेहरे की चमक देखकर लग रहा था मानो कोई अप्सरा हो। विष्णु खुद को संभालते हुए कहता है, अच्छा, जानवरों के लिए इतना प्यार। वैसे आप इस वक्त इस जंगल में क्या कर रही हैं? एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ लड़की कहती है, काम, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूं मैं। रात को जंगल में घूम के फोटोज लेना ही काम है मेरा। विष्णु ने मजाकिया अंदाज में कहा, मैडम, आपके प्यारे जानवरों ने सबका जीना हराम कर दिया है। भेड़िए 3-3 लोगों की जान ले चुके हैं। अचानक लड़की गुस्से से कहती है, कभी नहीं, जानवर इंसानों के जैसे नहीं है जो यूं ही सामने आकर किसी को मार दे। किसी और का इल्जाम इन बेजुबान जानवरों पर लग रहा है। अब चंदेरी के लोग तो जहरीला मांस छोड़ने लगे हैं जंगल के पास इन भेड़ियों को मारने के लिए। ये गैर कानूनी है सरासर। विष्णु बस उस अनजान लड़की का जुनून और जज्बा देखता है जो उसकी बातों में झलक रहा है। तभी वो लड़की दोबारा कहती है, इनफैक्ट मैं इसकी शिकायत पुलिस को करने वाली हूं। क्या आप मुझे अपनी बाइक पर पुलिस स्टेशन ले जा सकते हैं? बिना कुछ सोचे ही विष्णु ने उस लड़की को बाइक पर बैठने का इशारा किया। लड़की ने अपने कंधे का बैग विष्णु की बाइक के कैरियर में रख के बेझिझक बाइक पर बैठ गई और दोनों हाथों से विष्णु को कसकर पकड़ लिया। विष्णु बाइक स्टार्ट कर जंगल से शहर की तरफ चल दिया। बाइक चलाते हुए उस अनजान लड़ेचकी की भीनी सी खुशबू विष्णु को आ रही थी। देखते ही देखते विष्णु पुलिस कंपाउंड के अंदर आकर रुका और उसने पीछे मुड़कर कहा, उतरिए। लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके बाइक रोकने और पीछे मुड़ने तक 1 सेकंड में वो लड़की कहां गायब हो गई। तभी पुलिस स्टेशन के दरवाजे से गिरधारी की आवाज आई, तू यहां भी आ गया? कल तो तुझे छोड़ दिया था, फिर आज क्यों आया है? विष्णु घबरा के कहता है, सर, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं। वो एक लड़की थी, मैं बस उसी के साथ। गिरधारी आसपास नजर घुमाकर कहता है, कौन सी लड़की? कहां है लड़की? मैं तो कब से यहां खड़ा हूं, कोई लड़की नहीं देखी। नाम क्या था लड़की का? एक बार फिर विष्णु के पास कोई जवाब नहीं था। गिरधारी का बढ़ता हुआ शक देखकर वो हदहुद्दा कर कहता है, सर, मेरा यकीन कीजिए, वो फोटोग्राफर थी। उसका कैमरा मेरी बाइक के कैरियर में है। विष्णु तुरंत वो बैग निकालकर गिरधारी के हाथ में देता है, लेकिन गिरधारी ने बैग खोला तो उसे बस मांस के 2 बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिर गए। ये देखकर विष्णु सुन्न होकर खड़ा रहता है और कोई कुछ कहने से पहले एक गुर्राहट की आवाज सुनाई देती है। दोनों ने सामने झाड़ियों की तरफ नजर घुमाई तो 2 चमकती नीली आंखें उन्हें घूर रही होती हैं। उस लड़की की भीनी सी खुशबू अचानक से एक अजीब सी गंध में बदल गई, जो गंध इंस्पेक्टर पुलकित को जंगल में आई थी। जैसे किसी जादू मंत्र से भेदियों का झुंड अब मांस की गंध सूंघकर चंदेरी के बीचों बीच पुलिस स्टेशन तक आ गया था। उन चमकती आंखों की गिनती बढ़ने लगी और गुर्राहट की आवाज ने रात की खामोशी को चूर चूर कर दिया था। तो क्या पुलिस वाले ही बन जाएंगे भेदियों का शिकार? क्या है
राज भेदियों की रानी चंदेरी की चांदनी का। और विष्णु झूठ बोलकर यहां पर क्यों है, जानने के लिए सुनते रहिए भेदियों की रानी। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट